हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं एसओएल के बीए और बीकॉम स्टूडेंट्स के थर्ड सेमेस्टर का ट्रांसलेशन स्टडीज़, जो कि न्यू सब्जेक्ट है, उसका यूनिट 1 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो ट्रांसलेशन स्टडीज़ से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है ट्रांसलेशन एंड इंट्रोडक्शन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एसओएल के थर्ड सेमेस्टर की बुक्स को कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को हम कवर कर सकें, तो इसीलिए ये आज की वीडियो है। तो आज की वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि ट्रांसलेशन स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसी को चुना है। इसके नोट्स मैंने हैंडमेड बना रखे हैं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ये जो हमारा है ये बीए और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। सेमेस्टर है थर्ड सेमेस्टर है और ये सब्जेक्ट है स्किल इन्हेंसमेंट का, ठीक है। स्किल इन्हेंसमेंट का एक सब्जेक्ट है, नाम है ट्रांसलेशन स्टडीज़, जिसकी यूनिट 1 है, या आप कह सकते हैं चैप्टर 1 है, और चैप्टर का नाम है ट्रांसलेशन एंड इंट्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक के बाद एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशन क्या है। तो ट्रांसलेशन इज़ अ मीनिंगफुल कन्वे और टू कैरी अक्रॉस अ मैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, ठीक है। तो ट्रांसलेशन एक मीनिंगफुल कन्वे है। कन्वे का मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में जाना, ठीक है। मीनिंगफुल जिसको हम समझ सकें, तो एक मीनिंगफुल कन्वे है कैरी, जो कि कैरी करता है एक मैसेज अक्रॉस अ मैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ट्रांसलेशन एक मैसेज को कैरी करता है, उसे ट्रांसलेट करता है और दूसरी लैंग्वेज में प्रोड्यूस करके दिखाता है, तो ट्रांसलेशन ये कहलाता है। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन इज़ अ प्राइमरीली प्रोसेस, ठीक है। तो ट्रांसलेशन है वो एक प्राइमरीली प्रोसेस है, मतलब कि सबसे शुरुआती प्रोसेस है ट्रांसलेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ट्रांसलेशन सबसे शुरुआती प्रोसेस है, इन विच आइडिया इज़ कन्वेड इन अ ओरिजिनल लैंग्वेज टू इन अनदर लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि किसी आइडिया, किसी मैसेज को एक भाषा से, मतलब ओरिजिनल भाषा या फिर ओरिजिनल लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में भेजा जाता है, जिसे हम ट्रांसलेट करके सेंड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज़ क्वाइट सिमिलर टू कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। तो जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो थोड़ा सा सिमिलर है, हम कह सकते हैं क्वाइट सिमिलर है, किससे? कम्युनिकेशन की साइकिल से। कम्युनिकेशन की साइकिल हमने फर्स्ट ईयर में देखी थी। कम्युनिकेशन का हमारी एक बुक थी, उसमें तो हमारी साइकिल कुछ इस तरह की थी। सेंडर ने एक मैसेज को भेजा एनकोड करके अपनी भाषा में, ये रहा वो मैसेज, ठीक है, ये मैसेज है। उसके बाद उसे रिसीवर ने रिसीव किया और उसे डिकोड किया, अपनी भाषा में उसे डिकोड किया, और उसके बाद अपना एक फीडबैक भी दिया। फीडबैक दिया कि मेरे को आपकी भाषा समझ नहीं आई, या फिर आप थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, थोड़ा धीमा बोलते हैं, तो इस तरह से उसने एक अपना फीडबैक भी दिया। तो इसी तरह से ट्रांसलेशन की भी एक साइकिल है। यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेशन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी देन अ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कठिन है। किससे? कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, सिंपली बात करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट ट्रांसलेशन का क्या सिस्टम है कि मैंने कुछ बोला, फिर मैं उसे ट्रांसलेट करूँगा और फिर आपको मैं आपकी भाषा में उसे समझाऊँगा, तो इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। देन हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन की अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी है। तो जैसे कि जेसी कैटफोर्ड है जिन्होंने ट्रांसलेशन की वो दी है, तो वो है ट्रांसलेशन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल इन वन लैंग्वेज, जो कि है सोर्स लैंग्वेज, बाय इक्विवेलेंट टेक्सचुअल मटेरियल इन अदर लैंग्वेज, जो कि है टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हमें बताते हैं कि ट्रांसलेशन क्या है, रिप्लेसमेंट है, चीज़ों की अदला बदली ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल, लिखे हुए चीज़ों की अदला बदली ट्रांसलेशन कहलाती है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। सिंपली हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन एक ऐसा है जिसमें हम किसी पर्चे पर कुछ लिख देते हैं, ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट करता है और रिसीवर को देता है, रिसीवर देन हमें फीडबैक देता है। तो इस टाइप का कुछ है। तो यहाँ पे दो चीज़ें मेन आती हैं, वो है सोर्स लैंग्वेज जो कि ओरिजिनल कंटेंट होता है, और टारगेट लैंग्वेज जो कि ट्रांसलेटेड कंटेंट होता है, ठीक है। सोर्स लैंग्वेज का मतलब सिंपली जो स्पीकर बोल रहा है, और ट्रांसलेटेड जो हो जाता है उसके बाद उसे हम कहते हैं टारगेट।
ठीक है, टारगेट लैंग्वेज। इसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन में ट्रांसलेशन का कितना महत्व है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। आप भी जानते होंगे ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है, विश्व एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, काफ़ी सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड हैं पूरी तरह। तो वहाँ पर ट्रांसलेशन का क्या है, तो ट्रांसलेशन प्लेज अ मेजर रोल इन अ ग्लोबलाइजेशन। ट्रांसलेशन क्या करता है, एक बहुत बड़ा मेजर, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। एज इंग्लिश इज़ द कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, एंड दोज पीपल हु हैज़ नॉलेज अबाउट इंग्लिश आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। ठीक है, तो सिंपली इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कॉमन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। नो, और सिर्फ इंग्लिश ही है। हम कहें कि हिंदी भाषा जो हमारी है, ठीक है, हिंदी है, वो इंटरनेशनल लेवल पे आप बोल सकते हैं तो नहीं, पर आप इंग्लिश इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन है। मोस्ट ऑफ द कंट्री हैं, जो विश्व की ज़्यादातर कंट्री हैं, वो इंग्लिश जानती हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसे एक ग्लोबल लैंग्वेज की महत्व दिया गया है इन दिस वर्ल्ड। सो दोस्त, जो भी व्यक्ति इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के ज्ञाता हैं, नॉलेज है उन्हें इंग्लिश की, वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं किससे, वर्ल्ड से। नॉलेज अबाउट इंग्लिश आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, और वो लोग दुनिया से कनेक्टेड होते हैं हर टाइम, हर टाइम वो दुनिया से कनेक्टेड होते हैं। वी कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रांसलेशंस विच इज़ हैपनिंग अराउंड अस, इंग्लिश टू अनदर लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, तो सिंपली आप देख सकते हैं हमारे आसपास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसलेशन में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, हमारे आसपास काफ़ी सारा ट्रांसलेशन हो रहा है इंग्लिश से अनदर लैंग्वेज में, या फिर लिटरेचर्स में। ठीक है, लिटरेचर से इंग्लिश में, या फिर किसी और उसमें। सो जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस टाइम काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें सिर्फ इंग्लिश में ही कंटेंट मिलता है, तो वहाँ के लिए हमें इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पे आप हिंदी में ही सब कुछ समझ लेंगे। अगर वहाँ पे लिखा ही इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में ही समझना होगा। तो इसे ही ट्रांसलेशन कहा जाता है कि हमें इंग्लिश की समझ है, उसके बाद हम उस वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ जाके हम उसे पढ़ के समझेंगे, तो ये इंग्लिश है। अब देन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस प्लेज अ वेरी डायनेमिक रोल इन दिस कनेक्शन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड लिटरेचर। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की जो प्रैक्टिस है वो एक मेजर रोल और डायनेमिक, टाइम टू टाइम चेंज होने वाला रोल प्ले करती है इन द कनेक्शन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड लिटरेचर। ग्लोबलाइजेशन और लिटरेचर के बीच में जो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में आपने काफ़ी सारी ऐसी बुक्स पढ़ी होंगी जिनकी मूवीज़ बन चुकी हैं। ठीक है, तो वो शुरुआत में लिखी ही गई थी, ये तो है नहीं कि ऑलरेडी वो मूवीज़ बन के आई थी, नहीं, उन्हें स्टार्टिंग में लिखा गया, उनके ऊपर मूवी बनी। ठीक है, कई मूवी इंग्लिश में भी बनी और हिंदी की बुक्स पढ़ के इंग्लिश में बनी। तो इस टाइप की कुछ मूवीज़ हैं। तो ट्रांसलेशन जो प्रैक्टिस है वो हमें ग्लोबलाइजेशन में मदद करती है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं रिलेटेड टू ट्रांसलेशन स्टडीज़, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो जुड़े हुए हैं कि अगर आपको ट्रांसलेशन स्टडीज़ करनी है, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको ये सब कॉन्सेप्ट को पता होना ज़रूरी है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ। हमारा फर्स्ट जो है वो है इक्विवेलेंसी, मतलब इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब समानता। ट्रांसलेशन इज़ एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स अ मैसेज इन वन लैंग्वेज नॉट फॉर सेम कोड यूनिट्स बट इन अनदर लैंग्वेज। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक मैसेज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक मैसेज इन्वॉल्व होता है एक लैंग्वेज में, किसी एक लैंग्वेज में वो मैसेज होता है, नॉट फॉर सेम कोड्स यूनिट्स बट इन अनदर लैंग्वेज। इसका मतलब है कि वो मैसेज एक लैंग्वेज में होता है सिंपली, उसके बाद अगर आप उसे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपने डिट्टो वही शब्द को यूज़ करके या फिर सेम वही शब्द वर्ड्स को यूज़ करके उसे दूसरे उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। नहीं, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उनके अपने अपने अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, सेंटेंसेस हैं, तो उन सब का अलग अलग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इक्वालिटी नहीं है, जिसका अर्थ है कि हम जो मैसेज हमने ट्रांसलेट किया वो काफ़ी कठिन है उसे उसी भाषा में ट्रांसलेट करना जिसको टारगेट में भेजना है हमें। तो मैं इसको आगे आपको समझाता हूँ। द रोल ऑफ ट्रांसलेटर इज़ टू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट और मैसेज केयरफुली, रिकोडिफाई एक्यूरेटली एंड ट्रांसमिट द मैसेज मीनिंगफुल इन द अनदर लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेटर का काम क्या है? ट्रांसलेटर एक मैसेज पढ़ता है, ओरिजिनल
मैसेज पढ़ता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है वो, ठीक है, या फिर ऑडियो में भी हो सकता है, सुन सकता है वो उसे, ठीक है, फिर उसे रिकोडिफाई करता है, अपने शब्दों में रिकोडिफाई करेगा एक्यूरेटली। एक्यूरेट का मतलब है कि बिल्कुल सही, जरा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसके ट्रांसलेशन में। एंड ट्रांसमिट द मैसेज, और वो क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है, माइक्रोफोन में बोलेगा या फिर कि जिसको सुनाना होगा उसको अपने मुंह से बोल के बताएगा, ट्रांसमिट करेगा मीनिंगफुल। और वो मैसेज ऐसे बोलेगा कि जो सुनने वाला है उसे वो मैसेज समझ आए, इन दी अनदर लैंग्वेज, और वो भी दूसरी लैंग्वेज में, ये नहीं उसी लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में वो मैसेज बोलेगा, ठीक है। तो सपोज करिए यहाँ पे ये है ट्रांसलेटर, ठीक है, और ये है स्पीकर। स्पीकर ने कुछ बोला, ट्रांसलेटर ने उसे ट्रांसलेट किया, ठीक है, और उसके बाद उसे दूसरी भाषा में बोल के यहाँ जो लिसनर्स हैं, ये इतने सारे लिसनर्स हैं, ठीक है, तो इन लिसनर्स को सुनाई दिया। तो इसने क्या किया, ट्रांसलेटर ने स्पीकर के मैसेज को ट्रांसलेट किया और लिसनर्स को बोल के सुनाया। तो ये होता है ट्रांसलेटर का वर्क। आप इसे आगे अच्छे से समझेंगे क्योंकि आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट अ मैसेज इन अ लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इन अ एक्यूरेट वे, ठीक है। तो ये काफ़ी कठिन होता है कि किसी मैसेज को दूसरी लैंग्वेज में बिल्कुल उसी तरह ट्रांसलेट किया जाए, ठीक है। तो सपोज़ करिए कि हम हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में हम कर रहे हैं। तो अगर मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो इंग्लिश में इसका मतलब होगा व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो सपोज़ करिए कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी शब्द हैं वो हिंदी में है ना, तो इसी तरह हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो व्हाट आर यू डूइंग, बट हम वहाँ पे इंग्लिश में तो हम इसे ऐसे नहीं कह सकते ना कि आप क्या कर रहे हैं, ये तो हिंदी में हो सकता है। तो ये बात है कि उन शब्दों को ढूंढना जो कि एक मीनिंग निकालते हैं उस बात की, वो कठिन होता है। वो शब्द ढूंढना दूसरी लैंग्वेज में काफ़ी कठिन बात है, बिकॉज देयर आर अलॉट्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। दूसरी भाषा में काफ़ी सारे कठिन शब्द होते हैं, ठीक है, मीनिंग्स होती हैं, उनकी मीनिंग समझना काफ़ी मुश्किल होता है डिफरेंट लैंग्वेज में। तो ये काफ़ी कठिन वर्क है किसके लिए, ट्रांसलेटर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि बताते हैं इस इक्वालिटी के बारे में, इक्विवेलेंसी के बारे में। सो रोमन जैकबसन talks about the problem equivalency in a meeting between words in a different equivalency in meaning between words in a different language। तो रोमन जैकबसन जो भी हैं, एक थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि काफ़ी कठिन होता है दूसरी भाषा में सेम शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उन्हें ढूंढना। ये काफ़ी कठिन है एक ट्रांसलेटर के लिए, बट स्टिल ट्रांसलेटर ये वर्क करते हैं। उन्होंने एक बात पॉइंट आउट की, ही पॉइंट आउट दैट द व्हेन वन ट्राइंग टू ट्रांसलेट फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज एंड फिगर आउट दैट समथिंग इज इट इम्पॉसिबल टू फाइंड एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वर्ड और एक्सप्रेशन इन द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। तो सपोज करिए उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि कोई व्यक्ति या कोई ट्रांसलेटर किसी बात को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ से, ओरिजिनल कंटेंट से, ओरिजिनल टेक्स्ट से अनदर लैंग्वेज में, ठीक है। तो वहाँ पे किसी शब्द का मीनिंगफुल वो ढूंढना काफ़ी कठिन है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारी बुक्स में भी यही दे रखा है कि एक सिंदूर, आप जानते होंगे सिंदूर यूज़ किया जाता है आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद यूज़ किया जाता है। सो इंग्लिश में सिंदूर का मतलब कुछ और होता है, बट अगर आप हिंदी में देखें तो सिंदूर का सिंपली अर्थ होता है कि शादीशुदा महिलाएं उसे यूज़ करती हैं, ठीक है, फीमेल्स उन्हें यूज़ करती है, और ये सिंदूर ये बताता है कि उनका जो पति है वो अभी जिंदा है। तो ये चीज़ें कल्चर में दिखाई गई हैं, ठीक है, ये हमारे कल्चर को दर्शाती हैं। बट अगर आप वहीं पे इंग्लिश में देखें तो हम इसे कह सकते हैं मार्क ऑफ अ लेडी आफ्टर मैरिज, ठीक है, एक ऐसा मार्क या फिर एक ऐसी चीज़ जो कि यूज़ करती हैं लेडीज़ आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। तो ऐसी तो कोई कल्चर की बात है ही नहीं, पर हिंदी में इसकी कल्चर की बात है। तो ऐसे शब्दों को ढूंढना, जैसे कि सिंदूर का इंग्लिश में ढूंढना कुछ और होगा और हिंदी में उसका अर्थ कुछ और होगा। तो इस तरह ये शब्दों की उन्होंने ये बताया, यही कठिन होता है कुछ शब्दों को ढूंढना। सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, अब ये सोर्स लैंग्वेज आ जाता है और टारगेट लैंग्वेज आ जाता है। तो ट्रांसलेशन इज़ एन एक्टिविटी इन विच एटलीस्ट 2 लैंग्वेज आर इन्वॉल्व। ट्रांसलेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें 2 लैंग्वेज इन्वॉल्व होती हैं
एज अ ट्रांसलेटर ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ठीक है, तो ट्रांसलेटर क्या करता है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इस लिसनर्स को बताता है। ओरिजिनल टेक्स्ट मैसेज नोन एज सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, टेक्स्ट जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है या फिर जो मैसेज होता है उसे हम जानते हैं सोर्स लैंग्वेज के नाम से। सोर्स लैंग्वेज कह सकते हैं या फिर सोर्स टेक्स्ट कह सकते हैं। और वहीं ट्रांसलेटेड जो ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुका है, ट्रांसलेटेड मैसेज नोन एज टारगेट लैंग्वेज और टेक्स्ट। जो ट्रांसलेटेड मैसेज है उसे हम कहते हैं टारगेट लैंग्वेज या फिर टारगेट टेक्स्ट। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है अडेप्टेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर का, अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन का मतलब होता है कि एक भाषा से या फिर किसी चीज़ को अडेप्ट कर लेना। सिंपली अडेप्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अडेप्ट कर लेना। और अगर हम इसके हिसाब से देखें तो देखते हैं देयर आर मैनी पर्सपेक्टिव फॉर अडेप्टेशन। लिंडा हिचिन एक थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अडेप्टेशन के ऊपर काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव दिए हैं, उनके काफ़ी सारे व्यूज़ हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। तो उनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव है वो है कि अडेप्टेशन इज़ अ प्रोसेस टू चेंज अ फॉर्म ऑफ समथिंग एंटरटेनिंग। अडेप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी इंटरटेनमेंट की चीज़ का फॉर्म चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट की चीज़ क्या क्या होती हैं, बुक्स, ठीक है, सॉन्ग्स हो गए या फिर वीडियोस, ऑडियोस, ड्रामा, ये सब क्या है, एंटरटेनमेंट के हमारे लिए चीज़ें हैं। थ्योरिस्ट सेज दैट व्हेन वी चेंज फॉर्म ऑफ रिटन ड्रामा इनटू अ फिल्म सो इट्स अ अडेप्टेशन। तो थ्योरिस्ट हमें बताते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ की क्या करते हैं, उसका फॉर्म ही चेंज कर देते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डिफॉर्म कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अडेप्टेशन। यहाँ पे एक उदाहरण है कि अगर हम ड्रामा को एक फिल्म बना दें तो वो अडेप्टेशन कहलाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा मुगल आज़म नाम का एक ड्रामा आज भी भारत में काफ़ी फेमस है, काफ़ी स्टेजों पे दिखाया जाता है। वहीं पर मुगल आज़म के नाम से एक मूवी भी है। ठीक है, मुगल आज़म के नाम से एक पुरानी मूवी भी है। तो उसमें क्या है, ड्रामा को क्या कर दिया, ड्रामा को एक मूवी बना दिया, ड्रामा को एक मूवी बना दिया। तो इससे हो गया व्हेन वी चेंज अ ड्रामा इनटू अ मूवी एंड put some of our thoughts in this movie, but the concept of the movie or concept of the drama should not be changed. It's known called as adaptation. तो जब भी हम किसी ड्रामा का एक मूवी बनाते हैं, ठीक है, किसी ड्रामा की एक मूवी बनाते हैं और उसके बाद उसमें हम कुछ अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू डालते हैं, हम सोचते हैं कि इस सीन को चेंज करके कुछ और होता या कुछ और होके ये होता। ठीक है, तो ये अडेप्टेशन कहलाता है। हम उसमें अपने कॉन्सेप्ट डालते हैं पर जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मुगल आज़म जो ड्रामा था उसका एक मेन कॉन्सेप्ट था जो कि ओरिजिनल स्टोरी है अकबर के टाइम की। तो मुगल आज़म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि जो राजकुमार है उसकी अपने फादर से लड़ाई हो जाती है, जंग होती है। ठीक है, पर अगर आप मूवी बना रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाना होगा कि उसके और उसके फादर के बीच जंग होती है, वॉर होती है। आप ये नहीं दिखा सकते कि उसके फादर के और उसके बीच में वॉर ही नहीं हुई। ठीक है, तो इससे जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा और ये चेंज नहीं होना चाहिए। जो सेकंड पर्सपेक्टिव है वो है ऑफ एडेप्टेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। ठीक है, किसी चीज़ को क्रिएट करना कि ठीक है, कोई चीज़ है उसे दोबारा से बनाना अडेप्टेशन का एक पर्सपेक्टिव है। इन दिस पर्सपेक्टिव टू अडेप्टेशन ऑलवेज इन्वॉल्व। इस पर्सपेक्टिव में दो तरह के अडेप्टेशन इन्वॉल्व होते हैं, री इंटरप्रिटेशंस एंड देन रिक्रिएशंस। ये दो तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, री इंटरप्रिटेशंस एंड देन रिक्रिएशन। किसी चीज़ को दोबारा बनाना, ठीक है, और उसको अपनी भाषा में बनाना, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। द फाइनल पर्सपेक्टिव ऑफ लिंडा हिचिन दैट adaptation is a process of reception। ठीक है, तो जो फाइनल पर्सपेक्टिव, जो उन्होंने आखिरी पर्सपेक्टिव दिया कि जो एडेप्टेशन है वो क्या है, वो एक प्रोसेस ऑफ रिक्रिप्शंस, एक रिक्रिप्शंस प्रोसेस है जो कि उन्होंने दिया। देन इसके बाद सम ऑफ एग्जांपल्स दिए गए हैं एडेप्टेशंस के।
जो कि आपको पता होना जरूरी है। आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सम ऑफ एग्जाम्पल्स दीजिए, तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाना होगा, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर, जो कि आपको नाम पता ही होगा, काफ़ी जाना माना नाम है, विलियम शेक्सपियर रोट, उन्होंने एक चीज़ लिखी, उसका नाम था मैथिक, ठीक है। मैथिक नाम की एक चीज़ लिखी, विच वॉज सिनेमेटिकली ट्रांसलेटेड बाय मैनी फिल्म डायरेक्टर्स सच एज जैपनीज अकीरा कोसुआ, who made Thrones of Blood based on mythic। तो विलियम शेक्सपियर ने एक किताब लिखी थी मैकबेथ, जिसको फिल्म भी बनी है जिसके नाम पे, ठीक है। और एक जैपनीज से अकीरा कुरोसावा ने इसके ऊपर एक मूवी बनाई है जिसका नाम दिया गया था थ्रोन्स ऑफ ब्लड। इन इंडिया विशाल भारद्वाज, इंडिया में जो भारत में विशाल भारद्वाज है, मेड मूवी मकबूल विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन सेम कंटेंट मैकबेथ, ठीक है। तो विशाल भारद्वाज ने एक मूवी बनाई मकबूल, जो कि इसी कंटेंट पर आधारित है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर की बुक से ही ली गई है। एवरी फिल्म मेकर अप्रोच अ प्ले विद डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड एवरी डायरेक्टर ट्राई टू कंटेक्चुअलाइज द प्ले इन देयर ओन कल्चर। हर फिल्म मेकर ने क्या करा, एक प्ले को अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा, ठीक है। उन्होंने अपने नज़रिए से उस प्ले को देखा और कोशिश की कि उस प्ले को अपनी भाषा में बनाया जा सके, अपने कल्चर में ढाला जा सके, ठीक है। उस देश का कल्चर क्या है, उस कल्चर में इस चीज़ को ढाला जा सके, इसीलिए हर डायरेक्टर ने ये कोशिश की। अब आता है ट्रांसक्रिप्शन। ये भी एक प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन is a concept used in a field of translation studies to describe the process of adapting a message from one language to another language, ठीक है। तो ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था थ्योरिस्ट के द्वारा किस फील्ड में, इस फील्ड का नाम है ट्रांसलेशन स्टडीज़, जहाँ पे डिस्क्राइब ये हमें बताता है अडेप्टिंग, किसी भी मैसेज को अडेप्ट करके उसको किसी और लैंग्वेज में चेंज कर देना, ये इस पर्सपेक्टिव, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का काम है। वाइल मेंटेनिंग इट्स इंटेंट, स्टाइल, टोन एंड कंटेंट, ठीक है। तो इसका सिंपली सी अर्थ है कि जो ट्रांसक्रिप्शंस हैं उसका मतलब है कि किसी भी मैसेज को लेना, ठीक है, उसे किसी और लैंग्वेज में चेंज करना, बट जो उसका इंटेंट है, ठीक है, उसकी जो अंदर की समझ है, कोई मैसेज है अगर उसमें इमोशनल चीज़ें हैं तो वो इमोशनल चीज़ें कहीं जानी नहीं चाहिए। उसका स्टाइल, उस मैसेज को बोलने का स्टाइल, समझने का स्टाइल, उस मैसेज में जो टोन का यूज़ किया गया है वो, और जो उसका मेन कॉन्टेक्स्ट है, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी चेंज होता है तो ये वो मैसेज नहीं रहेगा, ठीक है। अ सक्सेसफुली ट्रांसक्रिप्टेड मैसेज इवोक्स द सेम इमोशंस एंड कैरीज द सेम इम्प्लीमेंटेशंस इन द टारगेट लैंग्वेज एज इट डज इन द सोर्स लैंग्वेज। जो भी सक्सेसफुली ट्रांसक्रिप्टेड मैसेज होता है, ठीक है, वो क्या क्या अपने पास रखता है, वो उस मैसेज के जो ओरिजिनल मैसेज है उसके इमोशंस रखेगा, ठीक है, सेम इम्प्लीमेंटेशंस रखेगा, उस मैसेज में जितने भी भावनाएं होंगी, स्टाइल होगा, टोन होगा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट होगा, इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगी, वो सब वो अपने पास रखेगा, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बस वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चला जाएगा। इट्स इन दिस प्रोसेस ट्रांसलेटर प्ले अ वेरी मेजर रोल। इस प्रोसेस में भी ट्रांसलेटर एक मेजर रोल प्ले करता है। इन द ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड ट्रांसक्रिप्शंस इज़ अ पॉपुलरली यूज इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट, पोस्टर एंड ब्रोशर्स। सो जो ट्रांसक्रिप्शंस हैं वो एक ऐसी प्रोसेस है और जो कि ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी फेमस है, पॉपुलर प्रोसेस है। और ये किन किन फील्ड्स में यूज़ की जाती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये यूज़ की जाती है मास मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट, पोस्टर एंड ब्रोशर्स के फील्ड में यूज़ की जाती है। एडवर्टाइजमेंट करते टाइम इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शंस कुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन स्पाइडरमैन विच इंटरली ऑफ द क्रिएशन ऑफ होल इंडस्ट्री डीलिंग लिटरेचर, कॉमिक्स, मर्चेंडाइज एंड टीवी प्रोग्राम्स। सो ट्रांसक्रिप्शंस का जो भी एक उदाहरण है वो है कि इंडियन स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करना, किस तरह यहाँ की
इंडस्ट्री ने उसको डील किया है। तो कॉमिक्स का यूज़ किया गया यहाँ पे, मर्चेंडाइज टीवी प्रोग्राम्स का यूज़ किया गया उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि इसको एक इंडियन स्पाइडरमैन को। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब किसी चीज़ को स्पीक करके बताना। सो इंटरप्रेटिंग इज़ अ क्वाइट सिमिलर टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेटर वर्क्स विद रिटन लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटर्स वर्क्स विद स्पोकन लैंग्वेज। सो जो इंटरप्रेटिंग क्वाइट सिमिलर है, ये काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती वर्क है ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेटर क्या करता है, वर्क विद रिटन लैंग्वेज, ट्रांसलेटर रिटन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, बट वहीं पे जो इंटरप्रेटर्स हैं वो स्पोकन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, वो भी एट द प्लेस ऑन द टाइम। The fundamental difference is that the translator must produce a written text that correctly gives the reader the same information as the original document. So जो fundamental difference है वो difference क्या है, difference है कि जो ट्रांसलेटर है वो एक ऐसा मैसेज को पढ़ता है, रिटन मैसेज को पढ़ता है, ठीक है, उसके बाद उसे ट्रांसलेट करता है वेरी केयरफुली और करेक्टली, कि जो रीडर है उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। जो रिसीवर है जिसको ये मैसेज पहुंचेगा उसको सारी की सारी डिटेल्स मिले, कोई भी डिटेल्स छूटे नहीं उस डॉक्यूमेंट में से। इन इंटरप्रेटर प्रोवाइड्स एन ओरल वर्जन दैट द सेम इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड बाय द स्पीकर इन द ओरिजिनल लैंग्वेज। तो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है ओरिजिनल वर्जन, ओरल वर्जन प्रोवाइड करता है, मतलब बोल के ट्रांसलेट करता है और सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एक्सप्रेस्ड कर देता है एट द टाइम, ठीक है, स्पीकर के ओरिजिनल लैंग्वेज से। तो ये थी इंटरप्रेटिंग के। अब ये कुछ डिफरेंस है इन देम, इंटरप्रेटर में कुछ डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच में डिफरेंट क्या है ट्रांसलेशन और इंटरप्रेटर के, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मोर इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टाइम। पहला डिफरेंस है टाइम। अ ट्रांसलेशन हैज़ द कन्वेंस ऑफ टाइम इन विच ही शी कैन डू हीज हर जॉब अकॉर्डिंग टू द टाइम। जो ट्रांसलेटर है उसके पास कुछ टाइम होता है, ठीक है, ये नहीं है कि उसको एट द प्लेस ऑन द टाइम पे क्या कर रहा है, ट्रांसलेट करके देना, नहीं, उसको कुछ टाइम दिया जाता है, एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उसे उसने उस टाइम में ट्रांसलेट करना होता है। दे कैन ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट इन दैट टाइम, और वो उस टाइम में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अ ट्रांसलेटर हैज़ नेसेसरी रेफरेंस सच एज डिक्शनरीज, बुक्स एक्सेट्रा, सो ही कैन यूज़ दैम फॉर ट्रांसलेशन। जो भी ट्रांसलेटर है उसके पास नेसेसरी थिंग्स होती हैं, ठीक है, उसको रेफरेंस मिलता है, डिक्शनरी दी जाती है या फिर बुक्स दी जाती हैं उस लैंग्वेज की जिसमें उसे ट्रांसलेट करना है, सो ही कैन यूज़ देम फॉर ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करता है, तो इंटरप्रेटर हैज़ नो मच टाइम, ही हैव टू डू दिस जॉब एट दैट टाइम, ही हैव टू स्पीक द लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, ट्रांसलेट एट द प्लेस। जो इंटरप्रेटर है उसे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, उसे बस इतना टाइम होता है कि वो उसे सुने और ट्रांसलेट कर दे, उसके पास बस इतना ही टाइम होता है। उसके पास उसका काम होता है सोर्स लैंग्वेज को सुनकर उसे टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना, ये उसका काम होता है। बट द इंटरप्रेटर डज नॉट हैव एनी रेफरेंस, और इंटरप्रेटर जो होता है उसके पास कोई भी बुक्स नहीं होती, ठीक है, डिक्शनरीज नहीं होती, किसी भी तरीके रेफरेंस नहीं होता, वो उसका सारा काम बिना चीज़ों के करना होता है। दूसरा जो है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। ट्रांसलेटर डज नॉट हैव एनी डील विद लिसनर्स डायरेक्टली, सो इफ ही डज नॉट प्रोसेस ग्रेट, इट डज नॉट मैटर। जो भी ट्रांसलेटर होता है उसकी कोई डील नहीं होती है लिसनर्स के साथ, ठीक है, कि अगर वो गलत बोलेगा तो लिसनर्स या फिर जो भी ट्रांसलेटर को अडॉप्ट करता है वो उसे हटा देगा, ऐसी कोई डील नहीं हुई होती है, ठीक है। अगर वो काम अच्छा नहीं करेगा तो ये नहीं है कि उसे हटा देंगे, क्यों, क्योंकि उसके पास टाइम होता है, उसको टाइम दिया जाता है इस काम के लिए। बट वहीं जो इंटरप्रेटर्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, बट द इंटरप्रेटर्स हैव डील, सो ही नीड्स टू प्रोसेस ग्रेट। जो इंटरप्रेटर होता है उसको उसकी डील होती है, अगर वो काम ठीक से नहीं करेगा, ठीक है, अगर वो स्पीकिंग में कहीं गलती करता है तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे वर्जन्स आते हैं। ट्रांसलेशन हैज़ मैनी वर्जन्स ऑफ ट्रांसलेशन, so the reader choose which version he wants to read,
but in interpretations there is no version. Different version of interpretations are not available at the same time. जो ट्रांसलेशन होता है उसमें कई सारे वर्जन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के वर्जन्स में वर्क किया जाता है, ठीक है, ट्रांसलेशन किया जाता है, और ये वर्जन टाइम के साथ साथ अपडेट्स होते रहते हैं। बट अगर हम वहीं पे चेक करें इंटरप्रेटर का, तो इंटरप्रेटर के पास जो भी वर्जन है वो उसी वर्जन में स्पीक करेगा। एट दैट टाइम जो भी अवेलेबल है उसमें यूज़ होगा, पर एक ही टाइम पे सारे के सारे वर्जन्स अवेलेबल हो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में वर्जन होते हैं बट इंटरप्रेटर में वर्जन होते हैं, बट आपको वहाँ पे सारे के सारे वर्जन एट दैट टाइम नहीं मिलेंगे। इंटरप्रिटेशन इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स देन डिफिकल्ट टास्क, एंड इफ़ द इंटरप्रिटेशन गोज रॉन्ग सो द होल कम्युनिकेशन विल बी डिफीटेड। इंटरप्रिटेशन जो भी काम है, ठीक है, वो काफ़ी कठिन है, डिफ़िकल्ट है, और इसमें क्या होता है अगर ये गलत हो जाए, गोज रॉन्ग सो द होल कम्युनिकेशन विल बी डिफीटेड। अगर ये गलत बोल दिया, इंटरप्रेटर ने गलत बोल दिया, तो ये सारा का सारा कम्युनिकेशन है ये गलत हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन मीटिंग एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर इन द वर्ल्ड। यूरोपियन यूनियन है, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी, या हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स की ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन में यूज़ किया जाता है। काइंड ऑफ इंटरप्रेटिंग, ठीक है, तो दो टाइप के इंटरप्रेटिंग के काइंड्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपने उसमें। Consecutive interpreting, it happens when the interpreter interprets the message or speech of the speaker immediately after the speaker has finished his speech। तो जो कंसेक्यूटिव होते हैं इंटरप्रेटिंग होते हैं, ये कब होता है, एक इंटरप्रेटर्स एक मैसेज को पूरी तरह सुनेगा, ठीक है, और उसके बाद उसे स्पीच मतलब उसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करके स्पीकर्स को देगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक रूम में बैठता है जो कि साउंड प्रूफ होता है, सिट्स इन अ साउंड प्रूफ बूथ रूम, टेक्स नोट्स फॉर डू नॉट एनी मिस्टेक, यहाँ पे डू नॉट आएगा, ठीक है, फॉर नॉट डू एनी मिस्टेक, वो नोट्स बनाता है। यूज़ द हैंडसेट, एक हैंडसेट यूज़ करते हैं, हेडफोन, फॉर लिसनिंग क्लियरली लिसनिंग, अच्छी तरह से सुनने के लिए वो एक हैंडसेट का यूज़ करते हैं। फिर दूसरा जो आता है वो होता है सिमुलेटेनियस इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटर सिट्स इन अ साउंड प्रूफ रूम, वो एक साउंड प्रूफ रूम में बैठता है। देन स्पीकर स्पीक्स इन अ माइक्रोफोन, स्पीकर माइक्रोफोन में बोलता है। इंटरप्रेटर्स लिसन स्पीकर थ्रू हैंडसेट, इंटरप्रेटर जो होता है वो स्पीकर को सुनता है हैंडसेट से। इंटरप्रेटर इंटरप्रेट द मैसेज इन द माइक्रोफोन एंड लिसनर्स लिसन द मैसेज इन द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। तो स्पीकर ने कुछ बोला, जस्ट उसके बाद ही इंटरप्रेटर ने उसे सुना, सुनने के बाद अपनी लैंग्वेज में चेंज किया और उसके बाद उसे माइक्रोफोन में बोल दिया। तो इससे क्या होता है कि डायरेक्टली काम होता रहता है। इट इज़ यूज इन UN, EU, WHO, यूनिसेफ मीटिंग्स, ये सब इन सब मीटिंग्स में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कुछ और भी इंटरप्रेटिंग के वेज दे रखे हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है ये अदर वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग। रीले, जो रीले है वो एक अदर वे है इंटरप्रेटिंग का, तो इसके बारे में बात करते हैं। व्हेन इंटरप्रिटेशन हैपन्स इन टू लैंग्वेज विजिट अ थर्ड लैंग्वेज इट्स अ कॉल्ड रीले। जब दो इंटरप्रिटेशन होता है दो लैंग्वेज में, उसके बाद तीसरे लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाए तो वहाँ पर रिले कहलाता है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये स्पीकर है, इसने रशियन में कुछ बोला, इंटरप्रेटर ने उससे किस में करा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, ठीक है। फिर दूसरे वाले इंटरप्रेटर ने उसे क्या करा, उस इंग्लिश में जो मैसेज है उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करा, ठीक है, अपनी लोकल लैंग्वेज में, और लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसे किनको बता दिया, लिसनर्स को, और उनकी लोकल लैंग्वेज है टर्की की, ठीक है, तुर्की भाषा उनकी लोकल लैंग्वेज है। तो इस तरह एक से ज़्यादा भाषाओं का यूज़ कर लिया जाता है इंटरप्रेटिंग में। विस्परिंग सिमिलर एज सिमुलेटेशियस इंटरप्रेटिंग, ये बिल्कुल उसी की तरह है। यहाँ पे एक व्यक्ति एक साउंड प्रूफ रूम में बैठता है और वहाँ पे वो अपना स्पीकर को सुनता है और मैसेज को ट्रांसलेट करता है। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग। इट यूज फॉर डीफ पीपल, सो स्पीकर कैन स्पीक एंड इंटरप्रेटर इंटरप्रेट्स द मैसेज इनटू अ साइन लैंग्वेज।
जो साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेटर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्पीकर ने कुछ बोला, अब बहरे लोग तो सुन नहीं सकते, ठीक है, जो डीफ हैं, तो ये क्या करेगा, इंटरप्रेटर उसको सुनेगा, साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और इशारों से उन व्यक्तियों को बताएगा कि हाँ भाई स्पीकर ये बोल रहा है। तो इस तरह वो लोग ये सब समझ सकते हैं। और देन 2 टॉपिक एक्स्ट्रा थे, पर ये जो कुछ खास नहीं है, तो ये कुछ टाइप का है कि हु कैन बी इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर कोई भी बन सकता, कौन बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति इंटरप्रेटर बन सकता है अगर उसको 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आती हैं, ठीक है, और वो उनमें माहिर है। कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स ऑफ फॉर इंटरप्रेटिंग, तो इसके लिए काफ़ी स्किल्स होना ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए 2 लैंग्वेज में आप माहिर होने चाहिए। 2 लैंग्वेज में माहिर हो गए आप तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आज की वीडियो में मैंने पूरा 1 यूनिट कवर कर दिया है, जो कि काफ़ी कठिन था। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स ऑलरेडी तैयार हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल एड्रेस पे आप मेरे को मेल करें, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।